गाजियाबाद में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा हिंदू मुसलमान को एक होना चाहिए जैसी बातें करना भ्रामक। ये तो पहले से ही एक है, सब लोगों का डीएनए एक। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद ने आरएसएस प्रमुख के बयान का किया स्वागत। बोले, मोहन भागवत जी के बयान से लोगों के अंदर एकता और भाईचारा आएगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। बोले, यूपी के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबा बंद तरीके से हमें सियासी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस को सी से कनिंग यानी धूर्त पार्टी कहा। पहले कांग्रेस ने बीएसपी को बी का मतलब बीजेपी बताया था। महासचिव प्रियंका गांधी ने नेतृत्व में यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा, एसपी बीएसपी के बिना हमारी पार्टी लड़ने में सक्षम। मथुरा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में कटा बवाल। पश्चिमी यूपी की महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति तिवारी के साथ बदसलूकी के आरोप के बाद हंगामा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 150 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। बोले, 2017 और 14 के पहले कोरोना महामारी आई होती तो क्या हाल होता। आरजेडी के स्थापना दिवस की सिल्वर जुबली आज। लंबे समय बाद कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव। खराब सेहत की वजह से दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर हैं लालू। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर तेजस्वी यादव पार्टी के दफ्तर में दीप प्रज्वलित किया। बोले, लालू जी जन जन के नेता हैं। वो राज्य ही नहीं बल्कि देशवासियों के दिल में रहते हैं। गरीब, पीड़ित और अति वंचितों की आवाज है। पटना में आरजेडी दफ्तर पर लगे पोस्टर। लालू राबड़ी के साथ चमक रहा है तेजस्वी का चेहरा, लेकिन लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और बेटी मीसा भारती की तस्वीरें गायब। सवाल पर बोले पार्टी प्रवक्ता, भाई भाई में लोग लड़ाई लगाना चाहते हैं। बिहार के हाजीपुर में भी आरजेडी की सिल्वर जुबली स्थापना दिवस मनाने की तैयारी। नेता और समर्थकों ने अनोखे अंदाज में कार्यक्रम के लिए किया मॉक ड्रिल। बिहार में चिराग पासवान आज पिता रामविलास पासवान की जयंती पर हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। आरजेडी भी मनाएगी रामविलास पासवान की जयंती। दूसरी तरफ चिराग के चाचा पशुपति पारस का गुट पटना में एलजेपी दफ्तर में रामविलास पासवान की जयंती पर समारोह आयोजित करेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की जुटाने की तैयारी। एबीपी न्यूज पर बोले, चिराग पासवान, नीतीश कुमार ने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया। नीतीश सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बिहार में विवाद के बीच दिल्ली पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। कहा, निजी काम से आया हूं, हर हाल में नीतीश के साथ थे, हैं और रहेंगे। सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, आज भी कायम है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। बीजेपी ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर आंदोलन करेगी। महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, जिस तरह से वसूली के मामले आ रहे हैं उससे बचने के लिए सरकार केवल 2 दिनों का सत्र बुला रही है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, शिवसेना से मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। परिसीमन आयोग की बैठक से पहले श्रीनगर में राजनीति हलचल तेज। फारूक अब्दुल्ला के घर गुपकार अलायंस की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन आयोग से मुलाकात की रणनीति पर हुआ विचार। बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मुलाकात पर सियासत तेज। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और सुखेंदु राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई शपथ। राज्य के सबसे युवा सीएम बने हैं धामी। धामी के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य समेत कई के नाम शामिल। कई मंत्रियों ने 4 साल में तीसरी बार शपथ ली है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। कहा, मैं उत्तराखंड की समस्याओं को जानता हूं, समाधान के लिए लोगों के बीच जाऊंगा।
मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में पुष्कर सिंह धामी, शपथ लेने के 3 घंटे बाद ही बुलाई कैबिनेट की पहली बैठक। शपथ से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से नाराज होने की खबर आई थी। यशपाल आर्य के घर बैठक भी हुई, लेकिन शपथ समारोह में सभी ने कहा कोई नाराजगी नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को नकारा, बोले कोई नाराज नहीं था, बेवजह मुद्दा बनाया गया। एबीपी न्यूज से बोले उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कोई भी नहीं है नाराज, सब नेतृत्व के फैसले से खुश हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों को बधाई दी। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाली टीम को शुभकामनाएं। संयुक्त किसान मोर्चा के विपक्षी दलों को चेतावनी, कहा संसद में कृषि कानून के खिलाफ बोले विपक्ष के नेता। 22 जुलाई से संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान संगठन। रोहतक में किसान नेता राकेश टिकैत का इशारा, बंगाल की तर्ज पर पंजाब और यूपी चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं किसान। जींद में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में 9 प्रस्ताव हुए पास। पंजाब विधानसभा चुनाव और हरियाणा पंचायत नगर पालिका चुनावों में बीजेपी और जेजेपी समर्थन वाले उम्मीदवारों के विरोध का फैसला। ईडी के नोटिस के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। अनिल देशमुख को आज ईडी के सामने पेश होना है। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे कोविन ऐप ग्लोबल कॉन्क्लेव के जरिए संदेश देंगे। भारत के अलावा कई देशों में सेवाएं दे रहा है कोविन ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग, डॉक्टरों को मिले इस साल का भारत रत्न। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना काल में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को दी जाए श्रद्धांजलि। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रामविलास पासवान की जयंती है। निधन के बाद पासवान की पहली जयंती पर उनके बेटे और एलजेपी सांसद चिराग पासवान भावुक होते हुए नजर आए। चिराग ने पिता रामविलास के साथ अपनी पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए भावुक संदेश भी लिखा। आपको बता दें कि आज बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान को लेकर हलचल रहने वाली है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो चिराग ने अपने पिता के साथ शेयर की हैं और इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अपने पिता के नाम एक संदेश भी लिखा है। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चिराग अपने पिता की जयंती के अवसर पर हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं और अब आपको बताते हैं कि चिराग ने आखिर ट्वीट में क्या लिखा है। हैप्पी बर्थडे पापा जी, आपकी बहुत याद आती है। मैं आपको दिए वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप जहां कहीं भी हैं, मुझे इस कठिन परिस्थिति में लड़ते देख आप भी दुखी होंगे। आप ही का बेटा हूं, हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। लव यू पापा जी। बिहार की राजनीति में आज खूब शोर शराबा और हलचल रहने वाली है। मामला वारिस, विरासत और सियासत का है। बिहार में सियासी के सुपर सोमवार के सारे समीकरण इन्हीं 4 तस्वीरों में सिमटे हैं। चारा घोटाला से रिहा होने के बाद पहली बार लालू यादव सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ पासवान के विरासत को लेकर चिराग और पारस गुट में धर्म युद्ध होगा, तो वहीं जेडीयू लालू राज के 15 साल की याद ताजा करवाएगा। लालू यादव की पार्टी आरजेडी आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर रिहाई के बाद पहली बार लालू नीतीश सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। लालू अगले 1 साल का रोड मैप भी रखेंगे। साथ ही रामविलास पासवान की जयंती मनाकर नए समीकरण साधने की कोशिश भी होगी। जबकि सुबह 10:50 पर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जबकि दोपहर करीब 1:15 बजे लालू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी वर्चुअली जो है आप सब लोगों से संवाद करने का काम करेंगे। बिहार की जनता को संदेश देने का काम करेंगे। नीतीश के खिलाफ लालू की पार्टी एकजुट तो हो रही है, लेकिन इस मौके पर परिवार की दरार पोस्टर के जरिए सामने आ गई। पटना में लगे पोस्टर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप और लालू की बड़ी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती की तस्वीर गायब होने पर सवाल उठ रहे हैं। कई मौकों पर श्री तेज प्रताप जी ने कहा है कि हमारे अर्जुन है तेजस्वी यादव जी, वो कृष्ण है और भाई भाई में लोग लड़ाई लगाना चाहते हैं।
क्योंकि वहाँ तो देख रहे हैं मंत्री विधायक सभी घटक दल लड़ रहे हैं आपस में। यहाँ भरत और राम वाला प्रेम है भाई का, इसमें कोई लड़ाई लगाने की बात सोच रही है तो वो सफल मंशा में नहीं होंगे। लालू परिवार में विरासत का झगड़ा अभी भले दुनिया के सामने खुलकर नहीं आया हो, लेकिन पासवान परिवार में आज चाचा और भतीजे के बीच खुद को पासवान का असली वारिस साबित करने का महायुद्ध जरूर है। पिछले दिनों पार्टी में मचे घमासान के बाद आज रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग उनके कर्मभूमि रहे हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं बगावत करके खुद पार्टी अध्यक्ष बने पशुपति पारस भी पासवान के जन्मदिन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे के करीब पटना पहुंचने के बाद चिराग पासवान हाजीपुर के सुल्तानपुर जाएंगे, जहां से करीब दोपहर 3 बजे से उनकी आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। करीब 2 महीने तक चलने वाली ये यात्रा बिहार के हर जिले से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का एक ही मकसद है कि जनता को ये समझाना कि चाचा पशुपति पारस ने चिराग के साथ धोखा किया है और रामविलास के राजनीतिक वारिस चिराग ही हैं। सियासत के सुपर सोमवार में नीतीश की पार्टी कैसे पीछे रह जाए। जब लालू की पार्टी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रही होगी, उसी समय जेडीयू लालू के 15 साल में हुए अपराधों का लेखा जोखा सामने रखेगी। अपने मंत्रियों की तरफ से ही सवाल उठने के बाद नीतीश सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन सारा खेल जनता तक सही संदेश पहुंचाने का है। स्थापना दिवस से लेकर पासवान की जयंती के जरिए तेजस्वी हो या चिराग पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश में है। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास की तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से 9 मेडिकल कॉलेज शुरू कराने का फैसला हुआ है। कल्पना करिए, कोरोना महामारी अगर पिछली सरकार के समय आया होता तो क्या भयावह दृश्य होता। कोरोना काल में देश को सबसे बड़ा सबक यही रहा कि हमें अपने हेल्थ सेक्टर की मजबूती पर जोर देना होगा। 5 साल पहले 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी बने तो राज्य में सिर्फ 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। यूपी में सीएम ने सत्ता संभालते ही राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का फैसला लिया था और अब उस कोशिश को अगले मुकाम पर पहुंचाने की तैयारी है। याद करिए 2017 के पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था। वहां पर भी सुविधाएं नहीं थी। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती थी मस्तिष्क ज्वर से। हम लोग आंदोलन करते थे, बिजली नहीं मिलती थी और आज फ्री में वैक्सीन हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जा रहा है। राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी ने हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है, ताकि एक राज्य के लोगों को इमरजेंसी की सूरत में अपने ही जिले में इलाज मिल सके और इस तरह दूसरे जिले के अस्पतालों पर से भी भार कम होगा। इसी के तहत 9 जुलाई को पीएम मोदी के हाथों यूपी में बने 9 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कराने की तैयारी है। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर जिले में मेडिकल कॉलेज तैयार हैं। इसके बाद राज्य में मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 48 हो जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से फिलहाल उद्घाटन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन उद्घाटन जब भी होगा पीएम मोदी नए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को, कर्मचारियों को अपने हाथों नियुक्ति पत्र भी देंगे। फिलहाल नए मेडिकल कॉलेजों में 70% मेडिकल स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। कोरोना काल में जिस तरह से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली, उसके बाद योगी सरकार की ये कोशिश जरूर चुनावों में बड़ा खेल कर सकती है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम तो बन गए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियों के 5 बड़े पहाड़ खड़े हैं। शपथ ग्रहण से पहले ही इनमें से एक सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर की नाराजगी को झेलना पड़ा है। आगे और कौन कौन सी चुनौतियों से उन्हें जूझना बाकी है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। वैसे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी के सामने पहाड़ जैसी कई चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे पहली चुनौती उन्हें बारिश ने दे डाली, जिसकी वजह से तय वक्त से आधे घंटे पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का कहना है, उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है। नौजवानों में जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है, जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया है। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं,
वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। धामी के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मंत्री बनने वालों में सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और यतीश्वर आनंद हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो उन्हें पार्टी के अंदर से ही मिल रही है। शपथ ग्रहण से पहले ही कई नेताओं की नाराजगी की खबरें सामने आई। नए सीएम से नाराज रहने वालों में सतपाल महाराज, बिशन सिंह चुफाल और धन सिंह रावत के नाम सामने आए थे, लेकिन शायद मंत्री पद मिलने के बाद सबकी नाराजगी दूर हो गई। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने इस बारे में जब सतपाल महाराज से पूछा तो सुनिए उनका क्या जवाब था। नाराजगी नहीं, हम लोग तो शामिल हो गए ना। ऐसा कहा जा रहा हो गए तो नाराजगी कहाँ रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम शामिल हो गए हैं तो निश्चित रूप में हमारा समर्थन है और सारे हमारे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप में हमें फतेह होगी। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने ऐसी किसी भी नाराजगी के होने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि कोई भी नाराज नहीं था। कोई नाराज नहीं था, ये आप लोगों ने ही बना रखा था उनको नाराज। सर एक सवाल है कि सर कोई नाराज दिखा क्या आपको यहाँ? धामी भले ही कह रहे हैं कि कोई नाराज नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। पार्टी के भीतर नाराजगी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। कांग्रेस भी इस पर चुटकी लेने से पीछे नहीं रही। स्थितियां सामने आ रही हैं, उसमें तो वहीं पर जो है सब कुछ गड़बड़ है भाजपा में। है हम तो चुनौती, अगर जो चुनौती भी है हम चुनौती स्वीकार करेंगे। और बात सही भी है, धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। पुष्कर सिंह धामी के लिए इस वक्त मुख्य रूप से 5 बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है। पहली चुनौती, सीनियर नेताओं को साथ लेकर चलना। दूसरी चुनौती, पार्टी के भीतर पैदा हुई नाराजगी से निपटना। तीसरी चुनौती, अगले साल विधानसभा चुनाव की चुनौती। चौथी चुनौती, देवस्थानम बोर्ड विवाद की चुनौती। पांचवी चुनौती, 4 धाम यात्रा शुरू करने की चुनौती। कोरोना काल में जो प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी आई है, उसके कारण से जो आज नौजवानों में जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है और प्रदेश के अंदर हमारी सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। इसमें हमारी 4 धाम यात्रा है, हमारे पर्यटन का व्यवसाय करने वाले जो छोटे और बहुत आजीविका, छोटे से दुकानदारी से अपनी आजीविका चलाने के कारण जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी, उनकी आजीविका पर जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया है। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं। 4 धाम यात्रा शुरू कराने की चुनौती तो है ही, इसके अलावा उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर पिछले कई महीनों से गतिरोध चल रहा है, जो पुष्कर सिंह धामी के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। बोर्ड के गठन को लेकर चारों धाम के पुजारी काफी दिनों से विरोध में हैं। दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत जब सीएम थे तो उन्होंने पिछले साल ही देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। सरकार की तरफ से दलील ये दी गई, इससे मंदिरों के रखरखाव, यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में बेहतरी होगी। लेकिन गठन के बाद से ही चारों धामों के पुजारी और दूसरे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। चारों धाम की जय। क्या है देवस्थानम बोर्ड विवाद? उत्तराखंड के 51 मंदिरों के लिए ये बोर्ड बनाया गया। बोर्ड में चारों धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री भी शामिल हैं। तीर्थ पुरोहित बोर्ड के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं। 4 महीने पहले जब तीरथ सिंह रावत ने कुर्सी संभाली थी तो इस पर विचार करने की बात कही थी, लेकिन बात नहीं बनी और 4 महीने के भीतर ही तीरथ सिंह रावत को जाना पड़ा। अब देखना होगा कि अगले 6 महीने के लिए सीएम बने पुष्कर सिंह धामी
क्या इस विवाद को सुलझा पाएंगे? दिल्ली से जैनेंद्र कुमार के साथ देहरादून से नीरज पांडे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सत्र हंगामेदार रहेगा, इसका ऐलान बीजेपी कर चुकी है। लेकिन नेता विपक्ष फडणवीस ने इशारों में कुछ ऐसा भी कह दिया जिससे फिर कोई नई खिचड़ी के संकेत मिल रहे हैं। पहले कोरोना की मार, फिर वसूली कांड का खुलासा, उसके बाद तूफान का तांडव। और अब अजीत पवार के रिश्तेदार पर ईडी की कार्रवाई। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उद्धव ठाकरे के सामने एक के बाद एक परेशानी पेश आ रही है और ताजा परेशानी आज विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले बीजेपी खड़ी करने वाली है। महाराष्ट्र में विधानसभा का 2 दिनों का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। बीजेपी इसी बात पर उद्धव सरकार को घेर रही है कि सरकार ने घोटालों के डर से सत्र छोटा कर दिया। बीजेपी मराठा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार को घेर रही है। हे सरकार अधिवेशन फेस करू शकत नाही। ज्या प्रकारे वसुलीचे प्रकरण या सरकारमध्ये बाहेर येत आहे, यामुळे अधिवेशनच फेस करायचं असा सरकारचा प्रयत्न दिसतोय, पण आम्ही सरकारचा चेहरा उघडा पडल्याशिवाय राहणार नाही। फडणवीस इस बात से तो विपक्ष की जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हर कुछ दिनों के अंतराल पर शिवसेना के साथ दोबारा सांठगांठ के सवाल पर फडणवीस ने बड़ा इशारा दे दिया। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना विरोधी है, दुश्मन नहीं। तो आमच्यात शत्रुत्व नव्हतंच ना, कधी शत्रू थोडी आहोत आम्ही। आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले, त्याच्यामुळे मतभेद उभे झाले ना। राजकारणामध्ये जर तरला अर्थ नसतो। परिस्थिती जी येते त्या परिस्थितीवर निर्णय होत असतो। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत भी बीजेपी नेता आशीष शेलार से मुलाकात के बाद किसी तरह की अटकलें लगाने से इनकार कर रहे हैं। जरूर, बहुत पहले 2-3 बार मुझे आशीष शेलार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मिले थे। हमने एक साथ उस वक्त कॉफ़ी भी पी है ओपन। उसमें क्या होता है, महाराष्ट्र की एक परंपरा है, राजनीति महाराष्ट्र की या देश की ऐसी नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी नहीं है बस गोले ही मारो और ख़त्म कर दो, वो भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से अफवाहें फैलाने से कुछ नहीं होगा। पिछले दिनों जब उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मिलने दिल्ली आए, तब भी दोबारा बीजेपी शिवसेना के साथ आने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कांग्रेस की बार बार नाराजगी और पवार के अलग पिच पर खेलने की खबरों के बीच महाराष्ट्र में कोई नई राजनीतिक घटना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि शिवसेना हमेशा इसे नकारती रही है। आगरा में लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है। पुलिस ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की बेटी से धोखा करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। क्या है ये पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। नाम बदलकर दोस्ती की, धर्म बदलकर प्यार के जाल में फंसाया और फिर आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली। यूपी की ताज नगरी आगरा में लव जिहाद का एक नया मामला सामने आया है। इस बार धोखे की शिकार रिटायर्ड आईएएस की बेटी हुई है। पीड़िता को जाल में फंसाने वाला आरोपी लखनऊ का कारोबारी है, जिससे पीड़िता की मुलाकात लखनऊ के एक समारोह में हुई थी। आरिफ हाशमी पर महिला ने एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया है कि आरिफ ने अपना नाम बदलकर उससे दोस्ती की, प्यार के जाल में फंसाया, फिर धोखे से मांग में सिंदूर भरने की फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता ने आरिफ पर रेप के भी आरोप लगाए हैं। आरिफ महिला पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाता था और नहीं मानने पर लाइसेंसी बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी देता था। एक व्यक्ति जिसका नाम आरिफ है, जो कि अपने खुद को किसी अन्य नाम से महिला के सामने जो है उसने प्रस्तुत किया था, संबंध जो है वो इस्टेब्लिश किए थे महिला के इसी प्रार्थना पत्र पे, और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर आरोपी आरिफ की कई बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल हो गई है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद ने आरएसएस प्रमुख के बयान का किया स्वागत। बोले, मोहन भागवत जी के बयान से लोगों के अंदर एकता और भाईचारा आएगा। आरजेडी के स्थापना दिवस की सिल्वर जुबली आज। लंबे समय बाद कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव। खराब सेहत की वजह से दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर है लालू। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर तेजस्वी यादव पार्टी के दफ्तर में दीप प्रज्वलित किया। बोले, लालू जी जन जन के नेता हैं। वे राज्य ही नहीं बल्कि देशवासियों के दिल में रहते हैं। गरीब, पीड़ित और अति वंचितों की आवाज है लालू। पटना में आरजेडी दफ्तर पर लगे पोस्टर। लालू राबड़ी के साथ चमक रहा है तेजस्वी का चेहरा, लेकिन लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप और बेटी मीसा भारती की तस्वीरें नदारद। सवाल पर बोले पार्टी प्रवक्ता, भाई भाई में लोग लड़ाई लगाना चाहते हैं। बिहार के हाजीपुर में भी आरजेडी के सिल्वर जुबली स्थापना दिवस मनाने की तैयारी। नेता और समर्थकों ने अनोखे अंदाज में कार्यक्रम के लिए किया मॉक ड्रिल। बिहार में चिराग पासवान आज पिता रामविलास की जयंती पर हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। आरजेडी भी मनाएगी रामविलास पासवान की जयंती। दूसरी तरफ चिराग के चाचा पशुपति पारस का गुट पटना में एलजेपी दफ्तर में रामविलास पासवान की जयंती पर समारोह आयोजित करेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटाने की तैयारी। एबीपी न्यूज पर बोले चिराग पासवान, नीतीश कुमार ने मेरी पार्टी को तोड़ने का काम किया। नीतीश सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बिहार में विवाद के बीच दिल्ली पहुंचे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। कहा, निजी काम से आया हूं, हर हाल में नीतीश के साथ थे, हैं और रहेंगे। सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, आज भी कायम है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। बीजेपी ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर आंदोलन करेगी। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा, जिस तरह से वसूली के मामले आ रहे हैं उससे बचने के लिए सरकार केवल 2 दिनों का सत्र बुला रही है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। कहा, शिवसेना से मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। बोले, यूपी के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबा बंद तरीके से हमें सियासी और समाजी तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस को सी से कनिंग यानी धूर्त पार्टी कहा। पहले कांग्रेस ने बीएसपी को बी से बीजेपी बताया। महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा, एसपी बीएसपी के बिना हमारी पार्टी लड़ने में सक्षम। मथुरा में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में कटा बवाल। पश्चिमी यूपी की महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति तिवारी के साथ बदसलूकी के आरोप के बाद हंगामा। राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, महंगाई मोदी सरकार की गलत नीति और नियत का नतीजा है। पिछले 7 साल में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई शपथ। राज्य के सबसे युवा सीएम बने हैं धामी। धामी के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य समेत कई के नाम शामिल। कई मंत्रियों ने 4 साल में तीसरी बार शपथ ली है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। कहा, मैं उत्तराखंड की समस्याओं को जानता हूं, समाधान के लिए लोगों के बीच जाऊंगा। मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में पुष्कर सिंह धामी। शपथ लेने के 3 घंटे बाद ही बुलाई कैबिनेट की पहली बैठक।
पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों को बधाई दी। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, उत्तराखंड की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाली टीम को शुभकामनाएं। शपथ से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से नाराज होने की खबर आई थी। यशपाल आर्य के घर बैठक भी हुई, लेकिन शपथ समारोह में सभी ने कहा कोई नाराजगी नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी को नकारा, बोले कोई नाराज नहीं था, बेवजह मुद्दा बनाया गया। एबीपी न्यूज से बोले उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कोई भी नहीं है नाराज, सब नेतृत्व से खुश हैं। परिसीमन आयोग की बैठक से पहले श्रीनगर में राजनीति हलचल तेज। फारूक अब्दुल्ला के घर गुपकार अलायंस की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन आयोग से मुलाकात की रणनीति पर हुआ विचार। बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मुलाकात पर सियासत तेज। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और सुखेंदु रॉय। संयुक्त किसान मोर्चा के विपक्षी दलों को चेतावनी, कहा संसद में कृषि कानून के खिलाफ बोले। विपक्ष के नेता 22 जुलाई से संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान संगठन। रोहतक में किसान नेता राकेश टिकैत का इशारा, बंगाल की तर्ज पर पंजाब और यूपी चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं किसान। जींद में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में 9 प्रस्ताव हुए पास। पंजाब विधानसभा चुनाव और हरियाणा पंचायत नगर पालिका चुनावों में बीजेपी और जेजेपी समर्थन वाले उम्मीदवारों के विरोध का फैसला। ईडी के नोटिस के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। अनिल देशमुख को आज ईडी के सामने पेश होना है। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 3 बजे कोविन ऐप ग्लोबल कॉन्क्लेव के जरिए संदेश देंगे। भारत के अलावा कई देशों में सेवाएं दे रहा है कोविन ऐप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग, डॉक्टरों को मिले इस साल का भारत रत्न। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना काल में जान गंवाने वाले डॉक्टरों को दी जाए श्रद्धांजलि। देश में कोरोना के नए केस में कमी, एक दिन में 43,000 नए मामले आए सामने। 955 मरीजों की मौत। अब तक 35 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। दिल्ली अनलॉक 6 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को बिना दर्शकों के खोलने की इजाजत। सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स फिलहाल बंद रहेंगे। यूपी में कोरोना लॉकडाउन में राहत, आज से खुलेंगे जिम, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और स्टेडियम। हरियाणा में कुछ ढील के साथ लॉकडाउन 12 जुलाई तक बढ़ा। स्विमिंग पूल और स्पा अभी बंद रहेंगे। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट सब बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, कहा वैक्सीन को लेकर घोटाला चल रहा है, लोगों को वैक्सीन के नाम पर कुछ और दिया जा रहा है। श्रावस्ती के एक निजी अस्पताल से पीएम केयर फंड से दान में मिला वेंटिलेटर जब्त। अस्पताल को सीज किया गया। कुछ और खबरों का रुख कर लेते इसी तरह फटाफट अंदाज में। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत बिगड़ी। लखनऊ के लोहिया संस्थान से संजय गांधी पीजीआई शिफ्ट किया गया। सीएम योगी ने अस्पताल जाकर हाल जाना। यूपी में सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे सीएम योगी ने किया पौधारोपण। वन महोत्सव के तहत एक दिन में योगी सरकार का 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। गोरखपुर में वन महोत्सव के तहत 50 लाख पौधे लगाए गए। यूपी के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने दिवंगत वनकर्मियों के स्मारक का किया लोकार्पण। उन्होंने वृक्ष लगाओ कोरोना भगाओ का मंत्र दिया। अयोध्या के अमावा राम मंदिर में निःशुल्क लॉकर सुविधा का उद्घाटन किया गया। मंदिर में कुल 200 लॉकर की सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिलेंगी। दिल्ली के चिल्ला गांव में पानी का संकट, कई इलाकों में लोगों तक नहीं पहुंच रहा पीने का पानी। दिल्ली के पटेल नगर में पानी संकट पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक भूख हड़ताल रखी। आजादी के 74 साल बाद मणिपुर पहुंची पहली ट्रेन, पूरा हुआ ट्रायल रन, जल्द ही होगी यात्रा की शुरुआत। जेफ बेजोस आज अमेजॉन के सीईओ का पद छोड़ देंगे। एक साधारण से ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर अमेजॉन की शुरुआत करने वाले जेफ बेजोस ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया।
झारखंड के हजारीबाग में 12वीं क्लास के शिवम को माइक्रोसॉफ्ट ने दिया 15 लाख का इनाम। शिवम ने माइक्रोसॉफ्ट के एक ब्राउजर में खामी ढूंढकर कंपनी को इसकी जानकारी दी थी। ट्विटर की एक बार फिर बढ़ सकती है मुश्किल। ट्विटर और उसके इंडिया के एमडी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालने को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आपत्तिजनक पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाली गई थी। यूपी के आगरा में हाई प्रोफाइल लव जिहाद केस का खुलासा। आरिफ नाम के शख्स ने आदित्य बनकर हिंदू लड़की से शादी की। केस दर्ज होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में एक शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस के साथ पहुंची लड़की की गर्लफ्रेंड ने बताई लिव इन रिलेशन की दास्तां, तो वधू पक्ष ने तोड़ा रिश्ता। दोनों पक्षों के बीच हुआ जमकर हंगामा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 49 तलवारों की खरीद ने उड़ाए पुलिस के होश। एक कुरियर कंपनी के जरिए मंगवाई गई थी तलवारें। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मनसुख हत्याकांड में गिरफ्तार मनीष सोनी का एनआईए ने बयान दर्ज किया। सोनी पर लाल रंग की उस टवेरा को चलाने का आरोप है जिसमें मनसुख की हत्या हुई थी। दिल्ली में चौंकाने वाला मामला सामने आया। नाबालिग के अपहरण के आरोप में 5 महीने बाद पति गिरफ्तार। अदालत ने लड़की के पति को जमानत दी। लड़की के परिजनों ने दर्ज कराई थी शिकायत। दिल्ली में कार चोर गैंग का पर्दाफाश। बारामूला का शौकत अहमद मल्ला और जुबेर गिरफ्तार। चोरी की 4 गाड़ियां और सैकड़ों फर्जी नंबर प्लेट बरामद। दिल्ली से गाड़ियां चुराकर कश्मीर में बेचते थे आरोपी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 29 में पुलिस ने मुठभेड़ के कार लूटने के आरोपी प्रदीप समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रदीप के खिलाफ कार लूटने समेत 70 केस दर्ज है। एक्स्ट्रा प्रोटीन वाली डाइट के बाद पहलवान सुशील कुमार ने सेल में टीवी की मांग की। टीवी लगवाने के लिए लिखी तिहाड़ जेल प्रशासन को चिट्ठी। सागर पहलवान की हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है सुशील। हरियाणा के पानीपत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। 48 लाख रुपए बरामद। आरोपियों ने 5 करोड़ रुपए की नकली इंजेक्शन बेचे। पंजाब के गुरदासपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से 4 लोगों की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के फिरोजपुर में गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पिता ने पुलिस और सिस्टम पर सवाल उठाए। जयपाल भुल्लर का 9 जून को कोलकाता में हुआ था एनकाउंटर। जालौर में वकील के लोगों वाली कार से अफीम की तस्करी। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। 960 ग्राम मादक पदार्थ, अफीम का दूध और 1,68,000 रुपए नकद बरामद। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में चोरों की बड़ी वारदात। 30 तोला सोना, राजपूती जेवरात, चांदी के 80 सिक्के और 60,000 नकदी उड़ाकर ले गए चोर। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। लखनऊ में बीएसपी के पूर्व सांसद दाऊद अहमद की करोड़ों की लागत से बन रही बहुमंजिला इमारत पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध निर्माण के चलते हाईकोर्ट और एलडीए ने गिराने के आदेश दिए। कानपुर में 12 साल की मासूम की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पड़ोसी युवक ने की थी हत्या। बारिश और बाढ़ से बेहाल बिहार। राज्य के कई इलाके पानी में डूबे। सीतामढ़ी, मोतिहारी और सुपौल का सबसे बुरा हाल। उत्तर बिहार समेत नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से पूर्वी चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। कई पुल और सैकड़ों घरों को हो रहा है नुकसान। बिहार के सीतामढ़ी में लगातार हो रही बारिश के बाद उफान पर सारी नदियां। बीच शहर से गुजरने वाली लखनदेई नदी का पानी कई इलाकों में घुसा। दिन की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई है। आज पेट्रोल फिर से 35 पैसे लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत दिल्ली में अब 99 रुपए 96 पैसे हो गई है, जबकि डीजल 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर है। आज डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो डीजल के दाम में आज बढ़ोतरी नहीं हुई है। डीजल 89 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। और अगर पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत में आज एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है।
अब बात यमुना की। दिल्ली में यमुना नदी एक नाले में तब्दील हो चुकी है और दिल्ली वाले कई सालों से सरकारी लापरवाही की वजह से काले पानी की सजा भुगतने को मजबूर है। यमुना की गंदगी किसी न किसी रूप में हम सबको प्रभावित कर रही है। सरकारें बदली, वादे इरादे बदले, लेकिन हालात नहीं बदले। देखिए यमुना की पीड़ा पर संवाददाता अंजलि सिंह की रिपोर्ट। इन 4 तस्वीरों में यमुना नदी के बद से बदतर होने की पूरी कहानी नजर आ जाती है। दिल्ली के 4 अलग अलग ठिकानों से अंजलि सिंह की पड़ताल में यमुना नदी से नाले में बदलती दिखाई दी। शुरुआत करते हैं वहां से जहां यमुना का पानी हरियाणा की दहलीज पार करके दिल्ली में दाखिल होता है। मेरे पीछे ये जो यमुना नदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो पानी देख रहे हैं, ये दरअसल वो हिस्सा है जो हरियाणा की तरफ से आ रहा है। वजीराबाद से ठीक पहले का, वजीराबाद बैराज से ठीक पहले का ये हिस्सा है जहाँ पर पानी हरियाणा की ओर से बहता हुआ दिल्ली की ओर जा रहा है। और वजीराबाद को पार करने के बाद ही ये जो तस्वीरों में आपको बैराज नज़र आ रहा है, ये पुल नज़र आ रहा है, इसके ठीक दूसरी ओर का जो हिस्सा है वहाँ पर नालों का गिरना यमुना में शुरू हो जाता है। एक के बाद एक कई नाले यमुना में गिरते हैं, जिसके बाद पानी मटमैले रंग से काला होता जाता है। काले होने के बाद उसमें झाग उफनना शुरू हो जाता है और धीरे 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 पानी में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वो पीने लायक नहीं रह जाता। आपको दिखाते हैं कि यमुना के पानी में किस तरह से तब्दीली आती है। ये जो हिस्सा है जहाँ पर यमुना आगे वजीराबाद बैराज को क्रॉस करती है, यहाँ से अगर हम पानी का ये नमूना लेते हैं तो कांच के इस ग्लास में आप देखेंगे कि पानी काफ़ी बेहतर स्थिति में है, काफ़ी साफ़ है। और अगर हम यही कुछ मीटर की दूरी तय करके बैराज के दूसरे हिस्से में चले जाएं तो वहाँ पर पानी पूरी तरह से काला दिखाई देता है। यमुनोत्री से निकली यमुना नदी तकरीबन 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रयागराज के संगम तक जाती है। जानकारों के मुताबिक यमुना की इस लंबाई का महज 2% हिस्सा ही दिल्ली में बहता है, लेकिन यही 2% हिस्सा यमुना को 80% तक प्रदूषित करता है। देखिए दिल्ली में घुसते ही यमुना का क्या हाल होता है। नालों से निकलता ये काला दूषित पानी यमुना के पानी को लगातार जहरीला बनाता जा रहा है। दिल्ली में अलग अलग इलाकों से निकलने वाले ये नाले यमुना के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। ये वजीराबाद का इलाका है जहाँ पे कई सारे नाले प्रदूषित पानी के साथ यमुना के पानी में जाकर मिल जाते हैं। वजीराबाद के कई मछुआरे यमुना के साल दर साल बदहाल होने के गवाह हैं। इस नदी में मछलियों की संख्या और उनकी जातियां कम होती जा रही हैं। मछली का काम तो बस अब खत्म ही हो गया। हमारा यहाँ का काम ये समझ लीजिए, पानी का गंदे आने से, ये पानी पार से आ रहा है नाले वाला, इससे तो कभी खत्म ही है पानी। हमारा पानी नहीं रहा अब यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम। कितनी मछली मिल जाती है आप लोगों को? अब तो मिल जाती है 5 किलो 4 किलो, बस 6 किलो, इससे ऊपर ही नहीं मिलती 10 किलो तक। पहले कितनी निकाल लिया करते? जो 30 किलो 35 किलो 50 किलो 1 कुंटल 80 किलो रोजाना डेली निकालते। अब चलते हैं आईटीओ के यमुना घाट पर। यहाँ पानी का रंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये नदी प्रदूषण की वजह से धीरे धीरे दम तोड़ रही है। वजीराबाद बैराज से आगे जब यमुना नदी बढ़ती है तो पानी वहाँ पर काला हो जाता है। कई नाले आकर नदी में मिल जाते हैं और पानी दूषित होने लगता है। और अब तस्वीर आपको दिखाते हैं आईटीओ घाट की, जहाँ पर यमुना के पानी में झाग उफनता आप साफ देख सकते हैं। ये आज की तस्वीरें हैं और किस तरह से आप देखेंगे कि दूर तक आपको ये झाग युक्त पानी दिखाई देगा। और असल मायनों में कहें तो भले ही हम ये मास्क कोरोना से बचने के लिए लगा रहे हैं, लेकिन अगर इस मास्क को हटा दें तो साफ तौर पर इस पानी से दुर्गंध उठती भी आपको ज़रूर महसूस होगी। और आस्था से जुड़ी है यमुना नदी, लोगों की भक्ति से जुड़ी हुई है। सिर्फ जीवनदायिनी नहीं है बल्कि लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। कई लोग पूजा पाठ करने भी आते हैं, लेकिन इसी काले झाग वाले पानी में नहाते धोते हैं और इसमें ही पूजा पाठ भी करते हैं। यहाँ से जल भरकर भी ले जाते हैं। दिल्ली के बाद यमुना यूपी में दाखिल होती है। ओखला बैराज से यमुना का पानी अपनी दुर्दशा की कहानी खुद बयां कर रहा है। उफनता झाग, हवा में दुर्गंध और आंखों में जलन, यमुना की अब दिल्ली में यही पहचान रह गई है। ये जो ओखला बैराज का हिस्सा है, यहाँ से यमुना नदी अब दिल्ली की को छोड़कर आगे बाहर की तरफ बढ़ती है और नोएडा की तरफ दाखिल होती है। और यहाँ पर पूरी दूर तक अगर आप देखेंगे, लंबी दूरी तक सिर्फ और सिर्फ झाग नजर आ रहा है।
यमुना के कायाकल्प के लिए दिल्ली सरकार ने यमुना एक्शन प्लान बनाया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि 2023 तक यमुना प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। 1994 के बाद से यमुना एक्शन प्लान फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जिसमें कि करीब 4000 से लेकर 5000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और उसके बावजूद भी यमुना की हालत तो बद से बदतर ही हुई। न सिर्फ कई लोगों की आजीविका इस नदी से चलती है, बल्कि ये नदी दिल्ली वालों के लिए जीवनदायिनी है। किसी भी नदी के आसपास ही एक शहर की सभ्यता का विकास होता है और दिल्ली में यमुना वही नदी है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो स्थिति है यमुना की, वो वाकई दयनीय है और इसको देखकर दिल में ये ख्याल भी उठता है कि क्या कभी इस स्थिति से यमुना उबर पाएगी? क्या लोगों को जीवन देने वाली नदी कभी खुद खुलकर सांस ले पाएगी देश की राजधानी में? कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो अगर आप पर्यावरण से प्यार करते हैं तो इन तस्वीरों ने जरूर आपको विचलित किया होगा। यमुना की आज की हालत तो आपने देख ली, लेकिन यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि आखिर एक नदी नाले में तब्दील हो गई। यमुना की बदहाली की अहम वजह प्रतिमा से जानते हैं। शाम तेरी यमुना मैली हो गई, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब इस टच स्क्रीन में छिपा हुआ है। यमुना कहां से शुरू होती है, मैली कैसे हो रही है, ये सब कुछ हम आपको इस टच स्क्रीन के माध्यम से समझाएंगे। और यमुना की भौगोलिक स्थिति क्या है, पहले वो आपको जान लेना चाहिए। यानी यमुना का सफर कहां से कहां तक का है। देखिए, यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है, जिसे हम संगम कहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि गंगा का रंग यहाँ आपको नीला दिखाई दे रहा है, यानी यमुनोत्री वाला जो इलाका है यहाँ पर तो ये साफ सुथरी है। लेकिन यमुनोत्री से प्रयागराज तक का ये कुल 1376 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां हैं वह चंबल, सिंध, बेतवा और केन। जब संगम में पहुंचती है तो इसका रंग नाले जैसा हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा काली हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यमुना में जहर कहां जाकर घुलता है। तो देखिए, उत्तराखंड से आ रही यमुना हरियाणा होते ही दिल्ली में दाखिल होती है। माना यही जाता है कि ये दिल्ली में दूषित होती है, लेकिन इसके साथ खिलवाड़ हरियाणा से ही शुरू हो जाता है। हरियाणा के सोनीपत पे उद्योगों से छोड़ा जा रहा अमोनिया यमुना के पानी को बेहद दूषित कर देता है, यानी यहाँ से प्रदूषण शुरू हो जाता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में शहर के नालों और कारखानों से जो गंदा पानी है वो रोज यमुना में छोड़ा जाता है। नजफगढ़ के पास नाले से काफी तादाद में यमुना के पानी का रंग बदल जाता है, क्योंकि नाले से ठीक पहले दिल्ली के पीने के लिए पानी यहीं से उठाया जाता है। इसके बाद मथुरा की बात करें तो मथुरा में रिफाइनरी से पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोकार्बन छोड़ दिए जाते हैं। इससे पानी और ज्यादा गंदा हो जाता है। पहले ही से ही जो इसमें कचरा फैला हुआ है और गंदा पानी है, उसका जो स्थिति है वो खराब हो जाती है। आगरा में रही सही कसर यहाँ पूरी हो जाती है। आगरा में शहर और कारखानों का गंदा पानी यमुना में गिरता है, जिसके बाद यमुना इतनी ज्यादा प्रदूषित हो जाती है कि इसके किनारे आप 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि प्रदूषण की वजह से इसमें बहुत ज्यादा बदबू बढ़ जाती है। आपको याद होगा कि पिछले साल फरवरी में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताजमहल देखने आए थे तो मेहमान को यमुना की बदबू न आए, इसके लिए इसमें टैंकर से पानी डलवाया गया था। तो जिस नदी में शाम कभी खेला करते थे, जिससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, आज वो इतनी गंदी हो गई है, इतनी ज्यादा दूषित हो गई है, इसे देश की सबसे प्रदूषित नदी कहा जाने लगा है। शुक्रिया प्रतिमा। और चलिए अब हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता अंजलि सिंह और पर्यावरणविद आनंद आर्य। आनंद आर्य जी के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अंजलि आपके पास आ रही हूं, क्योंकि आपने जो रिपोर्ट तैयार की है, जो दर्शकों तक हमने पहुंचाई है, यकीनन कई सवाल उस रिपोर्ट से खड़े होते हैं। आपके अनुभव से मैं जानना चाहूंगी कैसा आपने महसूस किया और क्या लगता है आपको कि किस स्तर तक इसके लिए जागरूकता जरूरी है? जी देखिए, जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई हैं, अभी भी हम आईटीओ के यमुना घाट पर हम मौजूद हैं और वाकई जो आप कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को तैयार करते समय किस तरह की क्या महसूस हुआ, तो यही महसूस हुआ कि जब हम पहले पॉइंट से चले थे और जब हम आखिरी छोर तक पहुंचे तो यमुना की शक्ल सूरत बिल्कुल बदल गई थी। और अभी की भी आप तस्वीरें देखेंगे, देखिए ये सिर्फ सरकारों और सिस्टम का ही फेलियर नहीं है, लोगों का भी फेलियर है। घाट के आसपास इतना कचरा, इतना प्लास्टिक वेस्ट मौजूद होता है, इसी ये पूरा काला गंदा पानी है जिसमें झाग भी है। यहाँ की भी तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी और कई समय से ये वादा जो है वो किया जा रहा है कि यमुना को साफ किया जाएगा। अभी दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका कहना है कि 2023 तक यमुना में 90% से ज़्यादा प्रदूषण कम कर लिया जाएगा। लेकिन कल जब ओखला बैराज हम पहुँचे थे तो वहाँ पर जो झाग उफन रहा था, जो तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई, वो झाग इतना, उस झाग से जिस तरह की झांस, जिस तरह की मिर्च उठ रही थी, उससे आंखों में आंसू आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि वादे कई सारी सरकारों ने किए हैं,
कई सारे एक्शन प्लान बना दिए गए हैं, करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक यमुना की सफाई जो है वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि कागजों में जो प्लान बन रहे हैं उनको जमीनी स्तर पर लागू करना बेहद जरूरी है, वरना यमुना की स्थिति इससे भी ज्यादा दयनीय हो जाएगी। जी अंजलि, आप बने रहिए हमारे साथ। पर्यावरणविद आनंद आर्या जी भी जुड़े हुए हैं। सर गुड मॉर्निंग। सबसे अहम सवाल यही है कि दिल्ली में जब भी बात होती है चुनाव की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक मुद्दा जिसे अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाते हैं वो है यमुना की सफाई, लेकिन आज तक ये कभी पूरा नहीं हो पाया। कितना मुश्किल है ये कि यमुना की सफाई ही नहीं हो पा रही? देखिए, अगर पॉलिटिकल विल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव विल हो और अगर गवर्नेंस ठीक है तो कोई कारण नहीं है कि हम 2 साल के अंदर इस यमुना को साफ कर सकें। यमुना का पोल्यूशन आ रहा है सिर्फ 2 जगह से। नंबर 1, जो वहाँ का जो फ्लड प्लेन एरिया है जो कि यमुना रिवर का ही पार्ट होता है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट्स है और उसके ऊपर कुछ गंदगी है, वो बहुत माइनर है। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है 42 ड्रेन, जो हमारी रेन वाटर ड्रेन्स हैं, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जिनका ढलान है, उनका सारा पानी इसमें आता है और इन्हीं ड्रेन्स के थ्रू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आता है, इन्हीं ड्रेन्स के थ्रू सीवेज आता है। अब 2015 के अंदर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT ने एक बहुत ही उम्दा जजमेंट दिया था जिसको नाम दिया था उन्होंने मैली से निर्मल यमुना। और अगर उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है कि किसको क्या करना है, कब करना है, पैसा कहाँ से आना है, अगर यही सब कर दिया जाता या 2017 तक जो कि डेडलाइन थी, और अगर आज तक कर दिया जाता या 2023 तक कर दिया जाता तो निर्मल यमुना हमें दिखेगी, निर्मल यमुना दिखेगी। यमुना की कोई भी नदी हमारे आदमी के लिए, जानवरों के लिए, ये उनके लिए एक तरह से पानी का स्रोत है। तो अगर हमको ब्लेम करना, जनता को ब्लेम करना कि भाई जनता ये कर रही है, वो गलत, बहुत गलत बात है। जबकि एक सीधी सी बात है, आजकल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन रोकने के लिए दिल्ली सरकार के पास पूरी पावर्स हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्टर्ब नहीं कर सकती, इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसी तरह जब NGT का एक ऑर्डर आपके पास आ गया है जी कि आप ये करेंगे और इस तारीख तक करेंगे और यहाँ पे करना है आपको, तो उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट का इस काम को ना करना उनकी कंप्लीट, एक तरह से मैं ये कहूँगा कि कंप्लीट डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, और जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी भी एक एक्सटेंट तक रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो अपने जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं करवा रहे। अगर मैं NGT का चेयरमैन होता तो इस समय दिल्ली के जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जो और पॉलिटिशियंस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यमुना को क्लीन करने के लिए, वो शायद इस समय बैठ के तिहाड़ जेल के अंदर नाश्ता कर रहे होते। आनंद आर्या जी, अगर आप हमें कम शब्दों में ये समझा सकें कि अगर हम अभी नहीं समझे या अगर अभी कोई कड़े कदम नहीं उठा पाए तो आगे चल के स्थिति कितनी भयावह हो सकती है? खतरा कितना बड़ा है? भयावह हो, खतरा इतना बड़ा है कि सिर्फ यमुना ही दूषित नहीं है, और जो यमुना से जो पानी हमारी एक्विफर्स के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो जहाँ पे ये सारा पानी जाता है, रिश्ता तो है ही है, चाहे वो गंदा पानी हो चाहे साफ पानी हो। जबकि ये जो रेत के जो हमारे नदी के नीचे रेत और रॉक होती है, जो रॉक बेड होता है, वो साफ करता है पानी को बहुत एक्सटेंट तक। पर अगर ये जो नसें हैं अगर ये दूषित हो गई तो ये तो एक तरह से आपका ह्यूमन बॉडी में जैसे ब्लड कैंसर हो जाता है, ये उस तरह का ब्लड कैंसर पूरी दिल्ली के अंदर फैल जाएगा। दिल्ली के पानी के अंदर, नसों के अंदर ये गंदा पानी बैठ जाएगा, और फिर आप जहां से भी पानी उठाएंगे, क्योंकि आज की डेट में भी 60% पानी। बिल्कुल सर, वो हमने तस्वीरों में देखा भी। बहुत शुक्रिया आनंद आर्या जी आपका, अंजलि आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो पर्यावरणविद है उन्होंने साफ कह दिया, अगर आपके पास विल पावर है तो महज 2 साल में यमुना मैली से निर्मल हो सकती है। बस एक्शन लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। बर्थडे पर केक काटने की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन एक अनोखी तरह की तस्वीर के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल बर्थडे पर तलवार से बीजेपी सांसद की केक काटने का फोटो वायरल हुआ।
और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। क्या है ये पूरा मामला और विपक्ष किन आरोपों को आधार बनाकर ये सवाल उठा रहा है, देखिए। तारीख 1 जुलाई, दिन था गुरुवार और मौका था एमपी के सीधी से बीजेपी सांसद रीति पाठक के जन्मदिन का। अब जन्मदिन के जश्न पर समर्थक अपने सांसद के लिए केक लेकर आए। तब सांसद रीति पाठक ने केक को चाकू की जगह तलवार से काटा। बस फिर क्या था, जैसे ही तलवार से केक काटने का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कांग्रेस ने सांसद रीति पाठक पर सवाल उठा दिए। सीधी सांसद को समाज के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश लगातार बलात्कार और अपराध प्रदेश क्यों बना हुआ है, महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बदले वह युवाओं का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है, यह निंदनीय है। सांसद ने अपने जन्मदिन की ये फोटो खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट किया था। सीधी सिंगरौली क्षेत्र से रीति पाठक दूसरी बार बीजेपी सांसद चुनी गई हैं। इससे पहले वो साल 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। सांसद रीति पाठक के तलवार से केक काटने पर अब सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर अभी तक सांसद साहिबा ने कोई बयान नहीं दिया है। जबकि सुबह 10:50 पर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जबकि दोपहर करीब 1:15 बजे लालू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी वर्चुअली जो है आप सब लोगों से संवाद करने का काम करेंगे। बिहार की जनता को संदेश देने का काम करेंगे। नीतीश के खिलाफ लालू की पार्टी एकजुट तो हो रही है, लेकिन इस मौके पर परिवार की दरार पोस्टर के जरिए सामने आ गई। पटना में लगे पोस्टर से आरजेडी विधायक तेज प्रताप और लालू की बड़ी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती की तस्वीर गायब होने पर सवाल उठ रहे हैं। कई मौकों पर श्री तेज प्रताप जी ने कहा है कि हमारे अर्जुन है तेजस्वी यादव जी, वो कृष्ण है और भाई भाई में लोग लड़ाई लगाना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ तो देख रहे हैं मंत्री विधायक सभी घटक दल लड़ रहे हैं आपस में। यहाँ भरत और राम वाला प्रेम है भाई का। इसमें कोई लड़ाई लगाने की बात सोच रही है तो वो सफल मंशा में नहीं होंगे। लालू परिवार में विरासत का झगड़ा अभी भले दुनिया के सामने खुलकर नहीं आया हो, लेकिन पासवान परिवार में आज चाचा और भतीजे के बीच खुद को पासवान का असली वारिस साबित करने का महायुद्ध जरूर है। पिछले दिनों पार्टी में मचे घमासान के बाद आज रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग उनकी कर्मभूमि रहे हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। वहीं बगावत करके खुद पार्टी अध्यक्ष बने पशुपति पारस भी पासवान के जन्मदिन के मौके पर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे के करीब पटना पहुंचने के बाद चिराग पासवान हाजीपुर के सुल्तानपुर जाएंगे, जहां से करीब दोपहर 3 बजे से उनकी आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। करीब 2 महीने तक चलने वाली ये यात्रा बिहार के हर जिले से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का एक ही मकसद है कि जनता को ये समझाना कि चाचा पशुपति पारस ने चिराग के साथ धोखा किया है और रामविलास के राजनीतिक वारिस चिराग ही हैं। सियासत के सुपर सोमवार में नीतीश की पार्टी कैसे पीछे रह जाए। जब लालू की पार्टी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रही होगी, उसी समय जेडीयू लालू के 15 साल में हुए अपराधों का लेखा जोखा सामने रखेगी। अपने मंत्रियों की तरफ से ही सवाल उठने के बाद नीतीश सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन सारा खेल जनता तक सही संदेश पहुंचाने का है। स्थापना दिवस से लेकर पासवान की जयंती के जरिए तेजस्वी हो या चिराग पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश में है। तो बिहार के 2 बड़े दल, दोनों में आज बड़ी हलचल। इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ बिहार ब्यूरो के चीफ प्रकाश कुमार जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, मुझे याद है 2020 के चुनाव में बड़ी इमेज कॉन्शियस दिखाई दे रही थी आरजेडी, क्योंकि तेजस्वी के पोस्टर्स में कहीं पर भी लालू यादव का चेहरा नहीं था। और एक बार फिर उनके वापस आने के बाद वर्चुअल संबोधन भले ही स्थापना दिवस के मौके पर हो रहा हो, लेकिन एक बार फिर से पोस्टर पर लालू की वापसी, परिवार के 2 लोगों का गायब होना, ये सब इन सब के सियासी मायने क्या समझे जाए? देखिए, एक बात तो तय है कि बगैर लालू के बिहार में सियासत की धुरी नहीं देखी जा सकती है, लोग नहीं समझ सकते हैं। जब भी आरजेडी का नाम आएगा, लालू यादव का ही नाम आएगा।
तेजस्वी यादव भले अपनी संघर्ष के जरिए कोशिश कर रहे हैं, आकर्षण में युवा के आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं, पर दूसरी तरफ उन्हें चुनौती मिलने वाली है चिराग पासवान से, क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि चिराग पासवान अगर उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन चिराग ने अब तक कोई संकेत नहीं दिए हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि दोनों पार्टियां अभी एक होने वाली है। दूसरी तरफ लालू यादव के पोस्टर्स की जहां तक बात है, ये बात साफ था कि लालू यादव पर जंगल राज का एक तगमा लगा हुआ था जिसे हटाने की वो कोशिश कर रहे थे। चुनाव में ये बता रहे थे कि तेजस्वी यादव ही सब कुछ होंगे, लालू यादव कुछ भी नहीं होंगे। अब चुनाव खत्म हो गया है, जाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातें रखने का, अपने से जोड़ने का जो एक करिश्मा लालू यादव में है वो आरजेडी में किसी के पास नहीं है। तो इसलिए लालू यादव ठीक हैं और अभी वो चुनावी व्यस्तता में नहीं आ सकते हैं क्योंकि अभी कोई चुनाव है नहीं सर पर, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों से बातचीत करके ये बताना चाहेंगे कि वो लोगों को एक तरह से अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं। आज उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा है कि नीतीश के साथ आने के बाद पर उन्होंने कहा कि अभी भविष्य में क्या है कोई नहीं कह सकता है, ये काल्पनिक सवाल है। उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि कभी नीतीश से समझौता हो सकता है। तो एक बात तो तय है कि सियासत में कभी भी कहीं उलटफेर हो सकता है और यही कुछ देखने को मिल रहा है कि बिहार की राजनीति में एक तरफ चिराग पासवान यात्रा पर निकल रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं, वो अपनी बुनियाद फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लालू यादव के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रकाश, जिस आशीर्वाद यात्रा की आपने बात की, अपने पिता की जयंती के अवसर पर चिराग पासवान यहां से आज शुरुआत करने वाले हैं अपनी यात्रा की, आशीर्वाद यात्रा की, लेकिन अभी अगर वर्तमान में बात की जाए तो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व खुद पशुपति पारस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके इस निर्णय से पारस गुट में नाराजगी भी है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई में आपको किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, फिलहाल चिराग पासवान जरूर कमजोर पड़े हैं, लेकिन वो गणित में, अंक गणित में, और वो भी संसदीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पशुपति पारस के पहले रामविलास पासवान की ही वो कर्मभूमि रही और वहीं से वो लगातार चुनाव जीतते भी रहे हैं। तो एक तरह से पार्टी के ऊपर कब्जा और पार्टी किसकी है इसको लेकर के घमासान चल रहा है। यहाँ से मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एलजेपी का पार्टी दफ्तर है जिसके पर लिखा हुआ है पशुपति पारस राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन जो चिराग पासवान भी प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष एलजेपी का चिराग पासवान दिख रहे हैं। तो भले ही नेम प्लेट में कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन लड़ाई फिलहाल चुनाव आयोग के सामने में है, इसलिए ये देखना होगा कि कैसे। लेकिन जो एक तरह से कहा जा सकता है कि फिजिकल रूप से पार्टी के ऊपर भले ही दबदबा या दफ्तर पर कब्जा पशुपति पारस का हो, लेकिन जनता के बीच जा करके चिराग पासवान खुद को वारिस साबित करने की कोशिश करेंगे और इस यात्रा के दौरान ये बताएंगे कि उनके साथ किस तरह छल हुआ है और राजनीतिक तौर पे कैसे वो पिता के वारिस हैं और इसे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जी शुक्रिया आपका तमाम अपडेट दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो लोकसभा हाजीपुर क्षेत्र से आज आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी और प्रतिमा कई दशकों से इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व उनके पिता करते आए हैं। तो आज सियासत का सुपर सोमवार है जिससे जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा देते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग करने वालों पर निशाना साधते हुए उन्हें अत्याचारी बताया और हिंदू विरोधी बताया। भागवत ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के जरिए लगाम लगाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। यूपी चुनाव से ठीक पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का डीएनए वाला ये बयान खासा अहम माना जा रहा है। एक किताब के विमोचन पर आए मोहन भागवत ने हिंदुत्व या गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग करने वालों को आड़े हाथों लिया। गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है।
कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। अपने बयानों के जरिए उन्होंने अल्पसंख्यकों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि संघ की विचारधारा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने भागवत के बयान का स्वागत किया है। आज इस पैगाम को जो उन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि आज भारत को इसी की ऐसे संदेश की, ऐसे बात की आवश्यकता थी जिससे कि आपसी भाईचारा बने, आपस में मोहब्बत बने, क्योंकि हमारा देश हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम की यही की उस पर चलता है। संघ प्रमुख के बयान के बाद वीएचपी और आरएसएस के दूसरे नेताओं की तरफ से भी हिंदू और मुसलमान को एक बताने वाले बयान सामने आए हैं। वैसे यूपी में चुनाव अगले साल होने हैं। आपको याद है ना, इस बार भी मास्टर क्लास गुरुवार को ही होगी, इसलिए आप गुरुवार को तैयार रहिए। मैं आपको कार्टून बनाने के नए टिप्स यहाँ पर आपको बताऊंगा। आप कार्टून देखने के साथ में कार्टून बनाना भी सीख सकते हैं। आप देखिए हमारा ईमेल आईडी, उसके ऊपर अपने एंट्रीज को लगातार भेजते रहिए। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।